लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज इंप्रूव हुई है कि अब ये फोन उतना वार्म बढ़ गई। एक चीज जरूर है कि मोटो H50 फ्यूजन के अंदर ना कुछ ब्लोटवेयर्स आते थे जिन्हें आप अनस्टॉल कर सकते हो, लेकिन और इसके साथ में कवर आता था, वो चीज भी भाई इन्होंने ऐसे से करेगा। देखो हल्के फुल्के स्क्रैचेस डेंट आएंगे जरूर। तो इस वीडियो की डिमांड काफी ज्यादा थी और मुझे पता है भाई इस वीडियो के लिए आप लोग भी वेट कर रहे थे और मुझे पता है कि आप लोगों में कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि जब से ये मोटो H60 फ्यूजन लॉन्च हुआ है ना, काफी लोग कंफ्यूजन में है कि भाई H50 फ्यूजन खरीदा जाए या फिर अपग्रेड मॉडल खरीदा जाए। ये फीचर है इसके अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं H60 फ्यूजन वर्सेस H50 फ्यूजन, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा फोन बेटर है और क्या ये सेम प्राइस के अंदर लॉन्च होंगे, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा इनकी बिल्ड डिजाइन और इन हैंड फील के बारे में। देखो सबसे पहले ना दोनों फोन आइडेंटिकल नहीं लगते हैं, हालांकि एक नजर से देखोगे तो भाई लगेंगे, लेकिन कैमरा मॉड्यूल की वजह से भाई बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब होता क्या था, पहले 50 फ्यूजन के अंदर ना 2 कैमरा सेटअप आते थे और ये काफी इंटैक्ट है इसके अंदर, लेकिन जब से ये 60 फ्यूजन आया ना, मतलब इसकी जो डिजाइन है, ये 4 कैमरा मॉड्यूल डिजाइन जरूर बना रखे, लेकिन 2 कैमरास आते हैं, एक फ्लैश है, एक सेंसर है और उनके जो लेंसेज भी है ना वो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। तो ये एक डिजाइन जरूर आपको देखने को मिलेगी, बाकी जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये एक रेक्टेंगल शेप के अंदर आता था और यहाँ पर आपको एक स्क्वायर देखने को मिलता है इसका जो कैमरा मॉड्यूल है। बाकी यहाँ पर आपको ओवरव्यू वाइज बताऊं तो लगभग ऊपर सेम मिलता है, साइड में भी आपको सेम मिल जाता है और नीचे भी लगभग एक जैसा मिल जाता है। स्पीकर है यहाँ पर आपको, टाइप सी इंटरफेस, माइक्रोफोन और इसके साथ साथ सिम डालने की जो जगह है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ एक बड़ा जो चेंज है ना वो आपको देखने को मिलेगा इनकी डिस्प्ले के अंदर। जो H50 फ्यूजन है वहां पर ऊपर की तरफ भी आपको एकदम प्लेन डिस्प्ले मिलती है या फिर बोलूंगा सीधी मिलती है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है। तो ये चेंजेस आए। बाकी दोनों डिस्प्ले 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आती है। अब जब डिस्प्ले की बात हो रही है तो यहाँ पर बता दूं दोनों की डिस्प्ले के अंदर क्या बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोनों की डिस्प्ले 6.7 इंच के साथ आती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। जबकि अगर मैं 60 फ्यूजन की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 120 हर्ट्ज यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि 50 फ्यूजन के अंदर 144 हर्ट्ज आता था। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी पीक ब्राइटनेस के अंदर, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस डेफिनेटली 60 फ्यूजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 45 मिनट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी। और वहीं बात करूं स्पीकर्स की तो यहाँ पर आपको सेम स्पीकर मिलते हैं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और यहाँ पर ना भाई डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है दोनों के अंदर। डेफिनेटली ऑडियो दोनों फोन्स की काफी ज्यादा बढ़िया है और मुझे दोनों की अच्छी लगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। 50 फ्यूजन के अंदर आपको 7S Gen 2 आता था, बाकी यहां पर आपको जो नया चिपसेट है वो मिलता है MediaTek Dimensity 7400 और यहां पर जो बाकी चीजें ना UFS 2.2 या फिर LPDDR4X रैम या फिर जो वेरिएंट थे 8GB 128GB 256GB वो सारी चीजें सेम मिलती हैं। अब यहां पर ना स्कोर्स के अंदर जरूर आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि एक चेंज देखने को मिलता है। यहां पर लगभग 5.5 लाख के आसपास आपको Antutu स्कोर्स देखने को मिलते थे, जबकि यहां पर ये 7 लाख को टच करते करते रह जाते हैं, 6.8 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बाकी गेमिंग की बात करूं तो दोनों फोन 60 FPS पे ही गेम रन कर पाते हैं और यहां पर मैं BGMI की बात कर रहा हूं, मुझे लगा था कि शायद 90 FPS आ जाए, लेकिन नहीं, अभी भी वो 60 FPS पे काम करता है। और हमें भूलना नहीं चाहिए ये फोन बजट के अंदर आते हैं, मतलब 20, 21, 22 हजार रुपए के आसपास लॉन्च होगा ये वाला फोन भी, और ये भी इतने का लॉन्च हुआ था। और काफी देर गेम खेलने के बाद भी मुझे पता लगा कि भाई इसमें तो थोड़ी बहुत हीटिंग का इशू था भी, जैसे आउटडोर में शूट कर रहे हो या फिर 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर Antutu स्कोर जब आप चेक करते हो तो हाँ ये थोड़ा सा गर्म होता था फोन। लेकिन हाँ यहाँ पर ये चीज इंप्रूव हुई है कि अब ये फोन उतना वार्म या फिर हीट नहीं होता, वार्म हो जाता है लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, जैसे कि यहाँ पर 45 डिग्री 44 डिग्री पहुंच रहा था, ये वहीं 39, 38 या फिर 40 डिग्री के आसपास रहता है। अब बात करते हैं कैमरास की। यहाँ पर आपको डिजाइन जरूर देखने को मिलेगी चेंज, लेकिन क्या कैमरास के अंदर कुछ बड़ी बातचीत है, चलो इसकी बात करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 कैमरा सेटअप आता है, यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर और यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। और वही चीज यहाँ पर भी दी रखी है, मतलब यहाँ पर एक फ्लैश है, उसके साथ में मेन सेंसर है और उसके साइड वाला जो सेंसर है ये है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और यहाँ पर ना ये दूसरा जो सेंसर का काम करता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर मिलता है। इवन जो मेन सेंसर है वो भी सेम मिलता है, अल्ट्रा वाइड भी लगभग सेम है और यहाँ पर हमने काफी सिनेरियोस के अंदर फोटोज क्लिक करी है, चलो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडोर आउटडोर कहीं भी फोटोज क्लिक करते हो तो लगभग फोटोज एक जैसी आती हैं। जब आप अल्ट्रा वाइड के अंदर भी स्विच करते हो तो वहां पर भी आपको जो कलर्स हैं
वो लगभग एक जैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ दोनों फोन्स के जो कलर्स हैं या फिर जो उनकी ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर भाई फर्क आपको देखने मिलता है। 50 फ्यूजन के अंदर ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो फोटोज है ना वो थोड़ी वार्म टोन के अंदर जा रही हैं। इवन जब आप सनलाइट में फोटोज क्लिक करते हो तो ये और ज्यादा वार्म कर देता है, येलोइशनेस आपके फेस के ऊपर दिखती है, जबकि यहां पर ना ये खाली सन के टाइम ही ऐसा कुछ करता है। बाकी जब नॉर्मल इस कंडीशन में आप फोटोज क्लिक कर रहे हो फिर नॉर्मल धूप है तो वहां पर फोटोज काफी सही आती हैं, और यहां पर जो येलोनेस की जो प्रॉब्लम थी या फिर सैचुरेशन की जो प्रॉब्लम थी थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि अभी भी इसके अंदर जो कलर्स हैं वो आपको शिफ्ट होते दिखेंगे। जैसे समझ लो आप नॉर्मल कोई फोटो क्लिक कर रहे हो उसके बाद अल्ट्रा वाइड में स्विच कर रहे हो तो वहां पर भी अभी कलर शिफ्ट कर जाते हैं। बाकी यस, दोनों के जो कैमरास हैं बहुत हद तक सेम ही काम करते हैं, चाहे आप मैक्रो फोटो की बात करो, इंडोर की बात करो, आउटडोर की बात करो, बस थोड़ा सा कलर ऑप्टिमाइजेशन चेंज है इस 60 फ्यूजन के अंदर। और वहीं अगर मैं वीडियो आउटपुट की बात करूं तो 4K 30 fps पे रियर कैमरा शूट कर पाओगे और फ्रंट से आप 1080p 30 fps पे शूट कर पाओगे। तो फ्रंट कैमरा जहां पर आप 4K 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ में स्टेबलाइजेशन ऑन है। स्किन टोन मुझे बहुत अमेजिंग लगी। यहाँ पर मैं सन के एकदम डायरेक्ट सामने हूँ, स्किन टोन कुछ ऐसे नजर आएंगे, और अगर मैं अपोजिट जाता हूँ तो भाई कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं रियर कैमरा पे स्विच करता हूँ एंड गाइज ये है इसका रियर कैमरा जहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 30 fps वाइड एंगल स्विच कर रखा है। और यहाँ पर जब भी आप सन के अपोजिट होते हैं ना तो थोड़ी सी वार्म टोन या फिर मैं बोलूंगा थोड़ी सी सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी। मेरे जो टी शर्ट है भाई आपको बहुत रेड देखने को मिल रहा होगा। साथ में अगर मैं अपोजिट जाता हूँ तो यहाँ पर स्किन टोन अच्छी आती है और यहाँ पर भी थोड़ा सा बूस्टेड नजर आते हैं कलर। और स्टेबलाइजेशन देखो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आपने और नोटिस करोगी, जब मैं फ्रंट से शूट कर रहा था वहां पर जो माइक्रोफोन की क्वालिटी आ रही थी ना वो थोड़ी सी क्रिस्प आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने रियर पे स्विच करा ना तो यहाँ पर थोड़ी सी बेसी यानी कि बेस आ रहा है आवाज में, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस कम हुई है। तो ये चीज मुझे नोटिस करने को मिली। हालांकि इसके अंदर 3 माइक्रोफोन आते हैं, शायद उसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। बाकी मुझे बताओ फ्रंट कैमरा बढ़िया लग रहा था या फिर रियर कैमरा वीडियो क्वालिटी के मामले में, कमेंट कर दीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये फ्रंट कैमरा है जहाँ पर आप 4K 30 fps में मैक्स रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी यहाँ पर आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है, 60 का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट के अंदर। और यहाँ पर चेक करो, मैंने पूरा हाथ खोल रखा है और ऐसी कुछ वीडियो आपको देखने मिलेगी। नोटिस करने वाली बात यह है कि जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है ना उस बिल्डिंग के ऊपर तो भाई एकदम ब्लोन आउट हो जा रहा है, एक्सपोजर को भाई अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा। अच्छी बात यह है कि मेरे फेस के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग है और जब मैं इस तरफ को घूमता हूँ तो यहाँ पर भाई कुछ ऐसा जो स्किन टोन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं अब पास में जाता हूँ ना उस बिल्डिंग के तो भाई कुछ इस तरीके से आपको जो बिल्डिंग है ना वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि मेरे फेस के ऊपर जो डिटेलिंग है या फिर जो स्किन टोन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। अब मैं स्विच करता हूँ इसके रियर कैमरा के ऊपर। तो ये है इसका रियर कैमरा जहाँ पर मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस खोल रखा है और यहाँ पर भी आप 4K 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे, या फिर अगर आप स्विच करना चाहो तो 1080p 60 fps का ऑप्शन भी है, लेकिन वहाँ पर क्रॉपिंग फैक्टर यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आई थिंक मुझे लगता है कि एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा और मेरी शक्ल काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रंट फेसिंग जो वीडियो थी उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पर जो कलर्स है ना वो थोड़े से बूस्टेड नज़र आते हैं। बाकी अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ वीडियो ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्रॉप होने लगता है। एंड्रॉइड अपडेट की बात कर लेते हैं। ये फोन एंड्रॉइड 14 पे आया था, 3+ में 4 ईयर के OS अपडेट आए थे और इस फोन के अंदर अब जाके मतलब फेब के आसपास यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 15 मिला था, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट था। काफी जो ब्रांड है उन्होंने दिसंबर से लेके जैन के आसपास रोल आउट करना चालू कर दिया था, तो मोटो थोड़ा सा भाई लेट जरूर है और ये मैं चीज बोलना चाहूंगा। बाकी आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आपका जो मोटो H50 फ्यूजन है क्या उसके अंदर एंड्रॉइड 15 आ चुका है, ये बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। और ये फोन एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, साथ में 3+ में 4 ईयर के OS अपडेट आते हैं। बट गाइस एक चीज जरूर है कि मोटो H50 फ्यूजन के अंदर ना कुछ ब्लोटवेयर्स आते थे, जैसे कि ये गेम्स वगैरह जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन 60 फ्यूजन के अंदर ये चीज आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कुछ AI के जो फीचर है वो एडवांस मिलते हैं 50 फ्यूजन के मुकाबले। जैसे कि यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च आ चुका है, यहाँ पर आपको AI इरेजर 2.0 आ चुका है, साथ में यहाँ पर आपको AI अनब्लर आ चुका है, AI फोटो इनहेंस करके जो फीचर है वो यहाँ पर आ चुका है और AI कैनवस का फीचर भी आ चुका है, जो कि लास्ट ईयर ना इन्होंने 50 प्रो के अंदर दिया था या फिर जो इनके प्रीमियम फोन है ना उसके अंदर दिया था, लेकिन वो फीचर आप इसके अंदर भी डाल दिया है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर आपको मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस या फिर स्मार्ट कनेक्ट जैसे जो फीचर है ना वो आते हैं, जहां पर आप अपने फोल्डर हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो ऐप्स को, या फिर आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो, पेरेंटल लॉक लगा सकते हो अपने बच्चों के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अपग्रेड है ना इस फोन के अंदर वो है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है, यानी कि इस तरीके से भी फोन को गिरा दोगे। और हमने काफी बार भी फोन को गिराया है, इवन अगर मैं फर्श पे भी गिरा दूंगा ना तो भी ये फोन भाई टूटने नहीं वाला। 1.5 मीटर तक आप इसको गिरा सकते हो, ऐसे से गिरेगा। देखो हल्के फुल्के स्क्रैचेस डेंट आएंगे जरूर,
लेकिन बहुत हद तक चांस है आपके फोन बच जाएगा। लेकिन मैं कभी भी किसी को ऐसे बोलूंगा नहीं कि भाई अपने फोन को जानबूझ के गिराओ, दिक्कत आ सकती है। साथ में IP68 आता है, IP69 भी दे दिया है। अब काफी लोग बोलेंगे भाई IP69 आता है तो IP68 को क्यों गिनते हो? मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी इस बात को ढोल नगाड़ों के साथ बजाती है, तो बस बता रहा हूं मैं आपको। साथ में जो ग्लास है वो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आता था यहाँ पर, लेकिन अपग्रेड होकर 7i यहाँ पर देखने मिलता है, तो प्रोटेक्शन यस डेफिनेटली अब बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यार मोटो से कि जब आप इतनी सारी चीजें देते हो इन फोन्स के अंदर, तो बस एक प्रोटेक्शन फिल्म भी लगा दिया करो, ताकि ये नहीं कि मतलब आते ही फोन के ऊपर हमें ग्लास चढ़ाना पड़े। और एक और बड़ा डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ, इस फोन के अंदर आपको एक केस मिलता था इस फोन के साथ, मतलब बैक कवर मिलता था काफी सही क्वालिटी का, और वो चीज इसके अंदर से हटा दी गई है। मुझे लगा शायद बॉक्स में नहीं आया होगा, लेकिन हाँ मैंने जब यहाँ पर पैकेजिंग में देखा ना कि क्या क्या चीज बॉक्स के अंदर आती है, तो वो यहाँ पर मिस आउट था। अब ये 60 फ्यूजन है, तो भाई यहाँ पर बैटरी के मामले में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि 2025 एक ऐसा साल है जहां पर आपको हर फोन के अंदर बैटरी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी, बस इस फोन को छोड़कर। ये है सैमसंग S25 अल्ट्रा। पता नहीं क्या सोच के भाई इन्होंने 5000 mAh ही दे दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बोलूंगा थोड़ा सा स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ाती है। अगर ये फोन 8 घंटे के आसपास चल रहा था, यानी कि 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर दे रहा, तो ये 9 घंटे 9.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम आपको देगा। बाकी हाँ चार्जिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन अडेप्टर वही 68 वॉट का मिलता है, और जो केबल है टाइप सी टू टाइप सी ही आती थी पहले भी, और अभी भी आपको वही देखने को मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस फोन को लेना चाहिए या फिर इस फोन को लेना चाहिए? देखो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आई थिंक ये 1000 या फिर 1500 रुपए जरूर महंगा होगा। और देखो फोन में इसमें बुराई कोई नहीं थी, लेकिन जब 1000-1500 रुपए डाल के आपको थोड़ा बेटर फोन मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है ये ज्यादा लेना सही रहेगा। देखो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस ओपी मिलती है 4500 निट्स की, और हर बार 4500 निट तो नहीं जाती, लेकिन हाँ इंडोर में देखा मैंने, आउटडोर में देखा, काफी सही काम करती है। इसके साथ जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है, जो कलर्स है वो थोड़े से बढ़िया हुए हैं। तीसरी चीज मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आ चुकी है। चौथी चीज यहाँ पर आपको AI के नए फीचर आपको देखने को मिलते हैं। एंड पांचवी चीज बड़ी बैटरी भी आ गई है इस फोन के अंदर, और डिस्प्ले में थोड़े से चेंजेस है, तो भाई यस नए कलर्स के साथ। और ये फोन ना थोड़ा सा मोटा भी हुआ है, मतलब बहुत हल्का सा मोटा हुआ है, फील कर पा रहा हूं जब मैं दोनों फोन्स को पकड़ रहा हूं ना ऐसे, तो हाँ भाई थोड़ा सा मोटा हुआ है। बाकी इस फोन के अंदर भी 2 फीचर बढ़िया थे, जैसे कि यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज मिलती थी, इसके अंदर नहीं आती, और इसके साथ में कवर आता था, वो चीज भी भाई इन्होंने रिमूव कर दी। तो 2 डाउनग्रेड है, बाकी हाँ फोन अपग्रेड है। बाकी मुझे बताना जरूर कि भाई आपका जो मोटो H40 या फिर 50 फ्यूजन कैसे काम कर रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।